अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रही हैं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। आमीन। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पहुँच चुकी है। बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है वर्ल्ड कप देखने का और वर्ल्ड कप बराह रास्त आप लोगों को दिखाया भी जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब वहाँ पर पहुँची है तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल कह तो नहीं सकते इस तरह, लेकिन बस इस्तकबाल हुआ। लेकिन कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में शायकीन से भरपूर सपोर्ट और साथ साथ दुआओं की अपील भी की है। आप लोगों को पता है हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, लेकिन हमारी टीम की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी जो पूरी इस वक्त 22-25 करोड़ अवाम है उनकी दुआओं पे भी चलती है। तो ये टीम दुआओं पे चलने की दोबारा से अपील कर रही है और हम वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में बाबर आजम ने कहा कि मुझे यकीन है कि आप अपनी मोहब्बत और हिमायत का सिलसिला जारी रखेंगे, और आखिर में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। और ऐसे ही होगा क्योंकि पाकिस्तानी टीम के लिए जो है हमेशा मोहब्बत होती है, हमेशा उनका जोश और जज्बा और हौसला बढ़ाने के लिए कोशिश होती है। और पाकिस्तानी जितनी भी आवाम है वो ये कोशिश कर रही होती है कि ग्रीन शेयर्स का जज्बा जो है वो मजीद बढ़ाते रहे, और इसलिए के लिए बहुत सारी ट्वीट्स हो रही होती हैं, बहुत सारी वीडियोस बन रही होती है, और जिस तरीके से हर चीज़ सामने आ रही होती है तो पता चल रहा होता है कि पाकिस्तानी लोग कितने जोशो खरोश से इंतजार कर रहे हैं कि आईसीसी का वर्ल्ड कप स्टार्ट और पाकिस्तानी टीम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच होगा जी हॉलैंड के खिलाफ। 6 अक्टूबर को ये खेला जाएगा और इसी पर हम लोग बात करेंगे, जबकि इसी मकाम पर 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला एक होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला होगा और वार्म अप मैच पहला जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। उम्मीद है कि वार्म अप में ही टीम अपने आप को फुल तरीके से वार्म अप कर लेगी और फिर आगे जो है वो कंटिन्यू होगी। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ खेलों के तज्ज़ियाकार जनाब मलिक खुर्रम शहजाद आवान मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर, टीम पहुंच चुकी है, पहला वार्म अप मैच, दूसरा वार्म अप मैच। सो ये वार्म अप मैच कितने मस्बत साबित होते हैं आगे की परफॉर्मेंस के लिए, और ये कितना खिलाड़ियों को खोलने में और उनको एक्चुअल माने में जो वार्म अप है वो करने में मदद देंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम और थैंक्स फॉर कॉलिंग ऑन योर शो। जी, डेफिनेटली ज़ाहिर सी बात है, वार्म अप मैचेस जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है वार्म अप मैचेस से कि आपके वहाँ की जो वेदर कंडीशंस होती हैं उससे और पिच कंडीशन से ग्राउंड के जो डायनामिक्स हैं उस हिसाब से आप वो करते हैं। और फिर ये है कि टीम का जो कॉम्बिनेशन है जो आपने अप्लाई करना है बिफोर द वर्ल्ड कप। अभी पाकिस्तान के पास एक ही वार्म अप मैच है, अनफॉर्चुनेट, हालांकि 2 मैचेस थे, दूसरा हो नहीं सका और एक मैच है। और उस मैच के अंदर भी पाकिस्तान ने अच्छा कॉम्बिनेशन यूज करना है। आपके जो ओपनर्स का है कि आपने आया किसको यूटिलाइज करना है, फखर या इमाम के थ्रू जाना है या राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन करना है, अब्दुल्ला शफीक को मौका देना है। फिर जो हमारे जो स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स जैसे आपको पता है कि एशिया कप के अंदर उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे सके नवाज और शादाब खान, जिनसे बहुत ज्यादा अभी उम्मीद भी है, और कप्तान ने जाते वक्त कहा भी था कि ये मेरे वॉरियर्स हैं, ये कम बैक करेंगे, उन पे भी निसार है। और फिर फास्ट बॉलर्स जो है आपका सबसे मेन चीज है नसीम शाह के बाद अब आपने ये देखना है कि आपने शाहीन शाह के साथ आपने किसको आपने यूटिलाइज करना है, स्पेशली हसन अली हैं या हारिस होंगे। हारिस को ये फर्स्ट चेंज पे आपने लेके आना है। बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब, साथ साथ ये भी बताइएगा कि जिस ग्रुप में पाकिस्तान फॉल कर रहा है उसमें मैचेस की ज़रा सूरत हाल बताइएगा कि तमाम टीमें, तमाम मुकाबला जात जो हैं वो टफ़ ही होते हैं, कभी भी किसी हरीफ को हल्का नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस ग्रुप से? देखिए, वर्ल्ड कप है, जाहिर सी बात है आपके जितने मैचेस हैं वो हाई वोल्टेज मैचेस ही हैं। स्पेशली पहले जो पाकिस्तान का मैच है नीदरलैंड से, वो थोड़ा सा आपको पता है कि कमजोर मैच है 6 तारीख को। फिर इसके बाद जो आपके आगे मैच है श्रीलंका से आपने रिसेंटली आपका जो मैच हुआ एशिया कप में नेल बाइटिंग हुआ था, आखिरी आपको पता है लास्ट बॉल पे जाके उसका डिसीजन हुआ था। फिर आपके उसमें साउथ अफ्रीका है, फिर आप खेलना है टॉप की टीम से। फिर स्पेशली जो आपका सबसे जो हाई वोल्टेज मैच जिसका पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है अहमदाबाद में। और आप देखें कि अहमदाबाद में सारी सपोर्ट आपको पता है कि इंडिया के साथ है जितनी भी है। पाकिस्तान के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर भी होगा। बहरहाल ये है कि आप उस मूवमेंट को भी फील करें, इफ यू कैन फील, अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया को हराता है तो वहाँ क्या कंडीशंस होंगे। ठीक है। अच्छा खुरम, ये बताइएगा कि प्लेइंग 11 को अगर आप देखते हैं, वेदर कंडीशंस को देखते हैं, पिच को देखते हैं, तो क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम कितनी तैयार है आईसीसी का वर्ल्ड कप अपने नाम करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान की टीम के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान की टीम जो है बड़े टूर्नामेंट्स के हवाले से हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रही है।
और देखें जितने भी क्रिकेट के पूरी दुनिया के अंदर जो तजियाकार हैं जो क्रिकेट उसमें रेटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की आपको पता है रिसेंटली भी नंबर 1 रही है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की वर्ल्ड कप जीत के भी नंबर 1 होगी। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की टीम के हवाले से आपको पता है कि शुरू में कॉम्बिनेशन अच्छा क्लिक कर जाए, एक प्रॉपर उसमें पाकिस्तान की टीम एक रिदम में आ जाए। जब रिदम में आ जाती है तो पाकिस्तान की टीम को कोई स्टॉप नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास मैच विनर्स हैं, अच्छे मैच विनर्स हैं। देखें नंबर 1 बैटर आपके साथ है बाबर आजम, फिर उसके साथ जो है रिजवान, वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। इफ्तिखार जो है बहुत अच्छा वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आपके पास सुल्त शकील हैं, सलमान अली आ हैं, फिर टॉप पे आपके पास तो आपने कॉम्बिनेशन को यूज करना है जिसके अंदर आपके फ़खर ज़मान है, इमामुल हक है, इमामुल हक अच्छी फ़ॉर्म में है, फिर अब्दुल्ला शेवी उन्होंने रिसेंटली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फिर आपका स्पिन डिपार्टमेंट है जो इन्हिसार कर रहा है सबसे ज़्यादा शादाब खान की परफॉर्मेंस के ऊपर। फिर दूसरा नवाज़ है, फिर नीचे आपके जो पेस अटैक है शहीनशाह अफरीदी, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर आपको नज़रें जमी हुई हैं। डिफरेंट जो टीम्स हैं उनके ऊपर काफ़ी वर्क भी कर रही हैं थ्रू अपने एनालिस्ट वगैरह। और पाकिस्तान की टीम जो है अच्छे कॉम्बिनेशन साथ ही जाएगी इंशाल्लाह। डेफिनेटली, बहुत शुक्रिया मलिक खुर्रम शहजाद अवान साहब। आगे प्रोग्राम्स में भी आप ही से हम लोग तज्जिया लेते रहेंगे और मैचेस एंजॉय करें। पाकिस्तानी कौम डेफिनेटली वार्म अप मैचेस से शुरू होगा पाकिस्तान का सिलसिला आईसीसी वर्ल्ड कप में और उम्मीद है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक पाकिस्तान के लिए और हमारी हेल्थ इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी बहुत सारे ऐसे मिशन को पॉसिबल बना रही है अरसा दराज से और उनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान को एनर्जी सेक्टर में और पाकिस्तान को दुनिया भर में एक लीडिंग कैरेक्टर के तौर पर उजागर किया जाए। तरक्की याफ्ता मुमालिक जब तरक्की की जानिब बढ़ रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे कौमी इदारे अपना हिस्सा डालते हैं और यकीनी तौर पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी पाकिस्तान को बढ़ाने में बहुत किरदार अदा कर रहा है। हेल्थ इंडस्ट्री और हेल्थ डिपार्टमेंट की जब मैंने बात की, सो बेसिक नीड हमारी एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ है और हेल्थ के ऊपर न्यूक्लियर मेडिसिन दुनिया भर में इसके तजुर्बात चल रहे थे और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी ने जिस तरीके से मैंने कहा इसी हेल्थ को आगे फ़रोग पर लाते हुए नूरी हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद में ऑपरेशंस अपने परफॉर्म कर रहा है G8 के अंदर, आप लोग वहाँ पर जाते हैं और ख़ास तौर पर कैंसर के हवाले से वो बहुत ही अहम इस्लामाबाद और पाकिस्तान का अस्पताल समझा जाता है और वहाँ से बहुत सारे इलाज लोगों के हो रहे हैं जो मुकम्मल सेहतयाब हो रहे हैं या उनके प्रोसेस अभी भी चल रहे हैं। सो न्यूक्लियर मेडिसिन के ऊपर जो काम चल रहा है उसमें IAEA जो मुमालिक हैं और IAEA का एक एंकर सेंटर है उसके तौर पर नामजद किया गया है इसको और इस इक़दाम के लिए नूरी अस्पताल की पेशा वाराना महारत तरबियती सहूलियात से फ़ायदा उठा सकेंगे जिससे कैंसर का इलाज और तहकीक के खत्ते के ममालिक की सलाहियतें बढ़ाई जा सकेंगी। एजेंसी के प्रोग्राम रेज ऑफ होप के तहत ये मुआहदा हुआ है और इसी मौजू पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तर्जुमान जनाब शाहिद रियाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, खैरियत से आप? अल्लाह सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के कुछ हमने टास्क जो है वो लास्ट डिस्कस किए लेकिन ये हेल्थ डिपार्टमेंट है और आई नो कि KRL इज़ वर्किंग अंडर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी ओके और इसी तरीके से नूरी हॉस्पिटल जिस तरीके से और कैंसर में ख़ास तौर पर। सो मुझे ये बताइएगा कि न्यूक्लियर मेडिसिन में ये IAEA मुमालिक ज़रा इसको समझाइएगा और क्या एडवांसमेंट आ रही है पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान ने जब से एटम फॉर पीस का स्लोगन दुनिया में शुरू हुआ 1956 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन कायम हुआ था। उसके फ़ौरन बाद ही पहला जो रेडिएशन थेरेपी के हवाले से रेडिएशन की डायग्नोस्टिक फैसिलिटी कराची में कायम कर दी थी और वो फिर अब एक फुल फ्लैश हॉस्पिटल बन चुका है कराची में, एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल कराची के नाम से। उसके बाद से 19 कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान में कुछ सालों के वक्फों के बाद ये बनते चले गए और आज इस वक्त 19 कैंसर हॉस्पिटल और एक नारोबाल में डायग्नोस्टिक फैसिलिटी जो कि जल्दी हाँ वो बन चुकी है। इन तमाम हॉस्पिटल्स में एटॉमिक एनर्जी कमीशन लोगों को कैंसर की डायग्नोस्टिक और तशख़ीस की तमाम सहूलियात प्रोवाइड कर रहा है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का पाकिस्तान बानी रुकन है। इस वजह से ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रोग्राम हैं जिसमें एक सेगमेंट हेल्थ का भी है, कैंसर केयर का भी है, तो उसमें पाकिस्तान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है।
तो ये 20 हॉस्पिटल हमारे जो हैं वो 19 हॉस्पिटल और एक डायग्नोस्टिक सेंटर ये मुल्क में बेहतरीन अपना काम कर रहे हैं। नूरी उन्हीं में से एक हॉस्पिटल है जो इस्लामाबाद में क़ायम है। हमारे लिए एज़ाज़ की बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि नूरी को जब भी 2023 के शुरू में डीजी राफेल साहब आए थे, डीजी IAEA राफेल मारियानो ग्रॉसी साहब, तो उन्होंने इसकी तमाम सहूलियात को देखा भी था, परखा भी था और ये एज़ाज़ की बात है कि इसको सेलेक्ट किया गया कि हम यानी IAEA इसको एंकर सेंटर अपना रीजन के ममालिक के लिए करार दे रहा है। तो इसका ऐलान परसों हुआ है IAEA में और बहुत ज़बरदस्त है ये कामयाबी। इस पूरे रीजन में पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जहाँ पे एंकर सेंटर IAEA ने अपना बनाया है। दुनिया में 5 एंकर सेंटर्स का उन्होंने इंतखाब किया है। अच्छा, और उसमें से एक पाकिस्तान? जी, उसमें से एक पाकिस्तान है। उसमें एक टर्की में है, तुर्किया में और अल्जीरिया में, मोरक्को में और जॉर्डन में। तो अब इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। पाकिस्तान मतलब वन ऑफ द 5 कंट्रीज़ है जिसमें तो सर ये एंकर सेंटर बनाया पाकिस्तान के गया। लिए तो एक यकीनी तौर पर नज़र आता है सुनने में कि ये कामयाबी है। खित्ते को कितना फ़ायदा होगा इससे? जी, अभी मैं ये कह रहा था कि IAEA ने इसको खित्ते के हवाले से एंकर सेंटर बनाया, यानी खित्ते के जो ममालिक है, रीजन में जो कंट्रीज़ हमारे IAEA के मेंबर स्टेट्स हैं, अंडर IAEA अम्ब्रेला वो माहिरीन, उनके जो हेल्थ प्रोफेशनल्स और दीगर लोग जो इस शोबे से मुंसलिक हैं वो हमारे यहाँ आ सकेंगे। आकर वो यहाँ तरबियत हासिल करेंगे। हमारे माहिरीन भी उनको IAEA के अंडर अम्ब्रेला तरबियत देने के लिए जा सकेंगे। हमारी सहूलियात का वो इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये रीजन में, यानी यही तो अहम बात है कि रीजन में ये सेंटर जो है वो एक पिवटल रोल प्ले करेगा कैंसर की केयर के लिए, रिसर्च के लिए। ठीक है, वंडरफुल। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि एक पिवटल रोल प्ले करेगा कैंसर की रिसर्च के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी, तो कितनी इसमें मज़ीद एडवांसमेंट हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में होगी इस गुड न्यूज़ के बाद? देखिए, नूरी हॉस्पिटल इस्लामाबाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत जो चल रहा है, इसमें सबसे यानी जदीद सहूलियात इस वक्त पाकिस्तान में जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, जैसे साइबर नाइफ उसका भी 87 साल हुआ है। इसके अलावा मुख्तलिफ और जो जदीद सहूलियात, साइबर नाइफ वो क्या है सर? साइबर नाइफ एक जदीद मशीन है जिसके जरिए टारगेटेड थेरेपी हम कर सकते हैं। बहुत छोटा सा कोई आपका इंटरनल ऑर्गन में कोई कैंसर है, उसको उसकी ट्रीटमेंट के लिए बगैर नुकसान पहुंचाए हुए आसपास के सेल्स को। पब्लिक सेक्टर में नूरी पब्लिक सेक्टर में नूरी पहला है हॉस्पिटल पाकिस्तान में। प्राइवेट में कराची में एक मौजूद है, लेकिन इसके अलावा पूरे मुल्क में मौजूद नहीं है। तो ये बहुत जदीद तरीन है इस वक्त। तो इसके अलावा और भी जो जदीद सहूलियात आएंगी। देखिए, IAEA का एंकर सेंटर बनने का हमें फ़ायदा ये भी होगा कि IAEA ने एक तरह से इसको ओन किया है अब, तो इसमें जदीद सहूलियात मज़ीद आएंगी, IAEA के तवस्सुत से भी आएंगी और हम भी इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खित्ते के ममालिक इसमें ट्रेनिंग के लिए जब आएंगे तो जदीद तरीन सहूलियात हों। पाकिस्तान का बहुत अच्छा तासुर मिलना चाहिए उनको। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो आपने रिसर्च की बात की, वही मैं जानना चाहूँगा कि रिसर्च में इस वक्त न्यूक्लियर मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड एरिया कैंसर है या इसके अलावा और भी कोई मर्ज हैं जिनके ऊपर काम किया जाएगा इन एंकर सेंटर में? देखिए, न्यूक्लियर जो टेक्निक्स हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की इमेजिंग के लिए, मल्टी मॉडलिटी इमेजिंग और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंसर के लिए, बाकी अमराज की भी तशख़ीस के लिए हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यूज़ होती हैं। तो ये ओवरऑल हेल्थ सेक्टर को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि जदीद जब तशख़ीस की सहूलियात आपके पास मैसर होती हैं उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हमारे यहाँ देखिए, कैंसर एक बहुत मुज़ी मर्ज़ है और कैंसर फैलता भी जा रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म का कैंसर फैल रहा है, जिसमें हेड एंड नेक का कैंसर बहुत ज़्यादा है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है, इसी तरह से मैदे का कैंसर है और दीगर जो है जिगर का कैंसर है, वो सब चीज़ें फैल रही हैं। तो हमें ज़रूरत यह है कि इससे मुकाबला करने के लिए लोगों को आसानी के लिए मर्ज़ में थोड़ा आराम उनको मिल जाए। आपको पता है कैंसर जो है, इसकी तशख़ीस अगर जल्द हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन। लेकिन होता क्या है हमारे यहाँ कि मरीज़ जो है वो इधर उधर मुख्तलिफ़ और ज़राए जो है इजलास के जो इसके जो इलाज के ज़राए हैं वो तलाश करता रह जाता है और इस चक्कर में देर हो जाती है ना, वो स्टेज अप होता जाता है। स्टेज अप हो जाता है तो उसका इलाज ज़रा मुमकिन रहता है, लेकिन फिर भी हम उसकी मुख्तलिफ उसके मर्ज़ में
कमी करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारे यहाँ। अच्छा, एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटल्स हैं उनका ख़ास ये है कि बाकी हॉस्पिटल तो स्टेज देखकर मरीज़ को नहीं लेते, लेकिन हमारे यहाँ हर स्टेज का मरीज़, हर माली हैसियत का मरीज़ आ सकता है। कैंसर एक बहुत महंगा, आपको पता है इसका इलाज बहुत महंगा है। इस प्रोसेस के बारे में आपने कहा कि हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द आ सकता है। और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप जी, प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, जब स्टेज बढ़ जाती है तो हॉस्पिटल्स के लिए मुमकिन नहीं रहता कि उसका इलाज करें। तो हम लेकिन हमें पता होता है कि हमें भी पता होता है कि बहुत ज़्यादा इलाज के इम्कानात नहीं हैं, लेकिन मरीज़ के तकलीफ़ में कमी करने के लिए हम उसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें मुख्तलिफ उसकी मर्ज़ में जो उसकी परेशानी है उसको कम करने के लिए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि देखिए, जिस तरह मैंने बताया कि बहुत महंगा होता है, इसका जो इलाज होता है बहुत महंगा होता है, तो अफोर्डेबल नहीं होता। तो लोग इसीलिए मुख्तलिफ और ज़राए को तलाश कर रहे होते हैं कि इससे कहीं उनकी जेब पे, ज़ाहिर है आपको पता है बहुत महंगा इलाज होने की वजह से लोग इलाज नहीं करा पाते। तो हमारे यहाँ, हमारे जो 20 हॉस्पिटल, 19 हॉस्पिटल और एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, लोग उसका रुख करते हैं। इस वक्त कैंसर के जो नॉन पेशेंट्स हैं पाकिस्तान भर में, उसके तकरीबन उसका 80% जो है हमारे अस्पतालों का रुख करता है इलाज के लिए, तशख़ीस के लिए हमारे हॉस्पिटल का रुख करता है। तो ये हेल्थ में हमारी कोशिश ये है। देखिए, आइए कि जो मुख्तलिफ गोल्स हैं ना, सस्टेनेबल गोल यूनाइटेड नेशन के, उसमें से हेल्थ सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है। तो ये एंकर सेंटर बनना नूरी का, ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की भी बात है और हमारे लिए एक बहुत चैलेंज भी है कि हम इसको इस तरह से करें। नो डाउट। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा अगेन आपसे बात करके, और जिस तरीके से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी मैंने तमहीद बांधी थी काम कर रहा है पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबाजात में, उसी में हेल्थ की इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने में ख़ित्ते में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी। ख़वातीनो हज़रात, इसी तरीके से आज के दिन की इंपॉर्टेंस के हवाले से हम लोग जिक्र करेंगे। और आज वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जा रहा है, यानी कि हमारी तिजारत का बेशतर हिस्सा समंदर से जुड़ा हुआ है और समंदरी तिजारत पर मुहित है। और इसी तरीके से सी पैक यहाँ पर बनना और गवादर जैसी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी आना, ये इसी चीज़ की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान आगे फ्यूचर में भी चाहता है कि हम ये मैरीटाइम की जो इंडस्ट्री है इसको मज़ीद फ़रोग़ दें और इसके ऊपर मज़ीद काम करें। पाकिस्तान फैसिलिटेट हो रहा है, बल्कि पूरा खित्ता इससे बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट हो रहा है। स्पेशली वो कंट्रीज जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द हैं लेकिन लैंड लॉक्ड हैं, तो उनके लिए भी एक बेनिफिट है कि पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड होगी और पाकिस्तान भी इससे इक्वली बेनिफिट्स ले सकता है। तफसीलात देखते हैं। एक रिपोर्ट है हमारे पास मोहम्मद जुबैरुद्दीन की। हमारी तिजारत का दारोमदार 80% समंदरी गुजरगाहों के जरिए किया जाता है, जबकि जहाज़ों की वसी नकलो हमल से समंदर को महफूज रखने, आलूदगी को कम करने, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज आमदोरफ्त के लिए हर साल सितंबर के आखिरी जुमेरात को वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी कमेटी के ज़ेरे इंतज़ाम इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की खिदमत अंजाम दे रही है, जबकि इस साल का उन्वान मारपोल एट 50 हमारा अज़्म जारी है, जिसके तहत समंदरी आलूदगी से हिफाजत, महफूज तिजारती नकलो हमल और हादसात से रोकथाम के लिए जदीद तकाज़ों के मुताबिक बहरसाजी में आगे बढ़ना है। The voyage toward an environmentally sound shipping sector started over 50 years ago. At the time, the world recognized the need to protect our planet, and in particular the maritime environment. अब तक 174 ममालिक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बाकायदा मेंबर हैं, जबकि पाकिस्तान 1958 से बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के साथ साथ अपनी खिदमत मुकम्मल जिम्मेदारी से अंजाम दे रहा है। जी, तो उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान आने वाली दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। जहाँ पर मुख्तलिफ शोबात की हम लोग बात करते हैं, शोबाजात की, वहीं पर हमें उम्मीद है कि हमारी ये मैरीटाइम इंडस्ट्री जो है वो भी उसको मज़ीद वुसअत मिलेगी, मज़ीद फ़रोग़ पाएगी, फ्लरिश करती रहे। आगे बढ़ते हैं और जामियात की तालीमी और जामियात और तालीमी इदारों की बात करते हैं, जहाँ पर एक टाइम पर बहुत ही ये चीज़ पीक पर चल रही थी कि स्टूडेंट यूनियंस होती थी, और मेरे ख्याल से उसका एक चार्म भी था क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज़ को एंजॉय भी करते थे और बहुत सारे मसाइल भी उसके ज़रिए हल हो जाते थे, क्योंकि अक्सर तलबा
को समझ नहीं आती कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें या किस तरीके से हम उस चीज़ को आगे लेके चलें। तो अब उस चीज़ को दोबारा बहाल करने की कोशिश की जा रही है और उसके ऊपर भी मजीद काम हो रहा है। डेफिनेटली हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सेक्रेटरी वजारत वफाकी तालीम व पेशावराना तरबियत हुकूमत पाकिस्तान जनाब वसीम अजमल चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर बहुत ही अच्छा कदम, और हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं कैसे एक्सट्रीम माइंडसेट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। सो उसके ऊपर बात करने के लिए अक्सर ये जिक्र होता है कि स्टूडेंट यूनियंस होनी चाहिए। तो सर ये ख्याल कैसे ये सारी मिनिस्ट्री के अंदर आया और फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेबल होने के कितने चांसेस हैं और कब से ये आगाज़ हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी आपको मुझे शो पे लेने का। और इस हवाले से चूँकि देखें तो 60% ऑफ हमारी आबादी जो है वो यूथ पे मुश्तमिल है, और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में तो जो तलबा के मसाइल, जैसे अभी एंकर पर्सन बात कर रही थी, कि इस कदर ज़्यादा हो गए हैं कि औरतों की लड़कियों की हरासमेंट का इशू हो या उनकी फैसिलिटीज़ का इशू हो, एकेडमिक डिसिप्लिन का मामला हो, एथनिक काउंसिल्स बन जाती हैं, सेक्टेरियन इशूज़ पे बात हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक इसलिए भी होती हैं कि उनको चूँकि अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए और अपनी लीडरशिप स्किल्स को प्रूव करने का कोई डेमोक्रेटिक उनके पास फोरम मौजूद नहीं है। तो ये यूनियंस चूँकि ये मामला दो हवाले से शुरू हुआ है। एक तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट का इजलास पिछले दिनों हुआ, जिसमें एक सबसे जो खुशगवार हैरत उस वक्त हुई जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा खुद उसमें तशरीफ ले आए। उससे पहले भी चीफ जस्टिस मेंबर रहे लेकिन कभी आए नहीं। उस हवाले से जब यूनिवर्सिटी के मामलात पर जनरल डिबेट हुई और उसके सारे लीगल पहलुओं का जायजा लिया गया कि किस तरह से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल एक्ट में यूनियंस का जिक्र था, फिर ये मार्शल लॉ के दौर में इसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया, और फिर उसके बाद से अब तक जो है वो उसको बहाल नहीं किया जा सका। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला दिया गया। फिर एक सेनेट की रेजोल्यूशन मौजूद है। गवर्नमेंट खुद भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हवाले से पिछले दिनों जो मामलात रहे उसके हवाले से इस पर राय पे एग्री हो चुकी है कि हमें स्टूडेंट्स को, यूथ को ना सिर्फ एक लीडरशिप प्लेटफॉर्म देना चाहिए बल्कि उनको अपने यूनिवर्सिटी के एकेडमिक और सोशल और दीगर मसाइल के हल करने के लिए उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। दुनिया भर में ऐसे ही होता है। ऑक्सफोर्ड में पिछले कई 100 सालों से यूनियंस चली आ रही हैं, उनकी बड़ी शानदार रवायात हैं। तो हमारी यूथ जो है वो बहुत एक्सेल कर सकती है। तो एक तो ये मामला चल रहा था। दूसरा, रिसेंटली सेनेट के अंदर एक सेनेटर हैं बैरामंद आवर साहब, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया। उसके हवाले से सेनेट की कमेटी का इजलास हुआ और उसमें भी मिनिस्ट्री को कहा गया कि आप इसके ऊपर अपनी एक कंसिडर्ड जो है वो ओपिनियन दें। उसके ऊपर भी कमेटी ने मिनिस्ट्री ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है जिसमें यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो इस हवाले से मिनिस्ट्री के अंदर ये थिंकिंग जारी है कि हम एक ऐसी स्टूडेंट्स यूनियन को फरोग दे सके जो गैर जमाती हो, जमाती इन सेंस में कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के आर्म के तौर पे काम ना करे, बल्कि वो स्टूडेंट्स की जमातों को रिप्रेजेंट करें, उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को भी रिप्रेजेंट करें, क्योंकि वो उनके बहुत सारे मसाइल हमारे सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन वो नॉन वायलेंट हो, नॉन सेक्टेरियन हो, नॉन एथनिक हो, और उसका एक इमेज जो है वो यूनिवर्सिटी के माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से। ठीक है वसीम साहब, अगर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट यूनियंस का यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में ही देखा जाता था और बाकी तालीमी इदारों में इतना ख़ास नज़र नहीं आता था। लेकिन जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि वक्त के साथ साथ ये पॉलिटिकल एफिलिएशंस में बढ़ता जा रहा था। अब ये बताइएगा कि जो नया चेंज आ रहा है या दोबारा से जिस तरीके से इसको बहाल किया जा रहा है, ये कितनी माउन साबित होगी कि वाकई में तलबा के मसाइल को हल किया जा सके? देखिए, अभी रिसेंटली बहावलपुर यूनिवर्सिटी में एक वाकया हुआ जिसकी मैं फैक्ट्स की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन इंप्रेशन ये था कि वहाँ एक बड़े स्केल पे जो फीमेल स्टूडेंट्स की हैरेसमेंट का मामला सामने आया था। इस तरह की शिकायत दूसरी यूनिवर्सिटियों में से भी मसूल होती रहती हैं, फैकल्टी की तरफ से, सिक्योरिटी स्टाफ की तरफ से। तो अगर वहाँ पे कोई यूनियन होती, और अभी हम ये प्रपोज करने जा रहे हैं कि अभी जो नई यूनियन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बने या आईसीटी में बने, इनके अंदर एक अप्रोप्रिएट जेंडर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हम इसमें फीमेल कोटा जिसे कहते हैं रखने की कोशिश करेंगे, बल्कि प्रेस्क्राइब करेंगे, सेनेट उसको अप्रूव करेगा। तो अगर ये यानी फोरम उनके पास मौजूद होता तो शायद इस तरह के वाकयात सामने ना आ पाते। इसी तरह से अगर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं
जो एक तालिब इल्म बलूचिस्तान से चल के आता है, उसे हॉस्टल की ज़रूरत है, तो जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो एक एथनिक और बरादरी लाइंस के ऊपर अपनी एफिलिएशंस क्रिएट करता है। तो ये जो सपोर्ट है, जो गाइडेंस है, जो केयर है, वो अगर यूनिवर्सिटी जो है वो, चूंकि यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट्स अफेयर का सेक्शन डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर बजट एलोकेट होता है, तो उसके अंदर पेरेंट स्टूडेंट्स को क्यों ना शामिल किया जाए। तो इस हवाले से हमारी कोशिश है कि ये स्टूडेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के तौर पर रिकग्नाइज किया जाए और उनको जो है ये इंसेंटिव्स दिए जाएं ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज जो है वो सिर्फ पढ़ने लिखने या डिग्री लेने की जगह नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट्स को बाद में मार्केट में, गवर्नमेंट के इदारों में एक लीडरशिप रोल में आना होता है। तो अगर वो कोलैबोरेशन नहीं सीखेंगे, डिसीजन मेकिंग नहीं सीखेंगे, किस तरह से टॉलरेंस और रवादारी, एक दूसरे के व्यूज को एहतराम करना नहीं सीखेंगे, तो फिर उनका जो है वो एक तरह का रेडिकल हो जाना या माशरे से मायूस हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, ये सारी चीजें जो है वो ना सिर्फ उनकी जो है शख्सी जहनी नश्व नुमा के लिए जरूरी है, बल्कि जामिया के ओवरऑल माहौल के लिए भी बड़ा अच्छा उसका असर है। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपके वक्त के लिए हमारे साथ मौजूद थे सेक्रेटरी वफाकी वजारत तालीम व पेशा वराना तरबियत हुकूमत जनाब वसीम अजमल चौधरी साहब। और हम उम्मीद करते हैं कि जो यूनियंस बन रही है ये प्रॉपरली इनका कोई करैक्टरिस्टिक्स बनेंगे और एक वो चार्ट होगा जिसके ऊपर ये चलेंगी और ये लीड भी करेंगे स्टूडेंट्स ही, कोई टीचर लीड नहीं करेगा इसको, ये अहम पॉइंट होना चाहिए। ख़वातीन हज़रात आगे बढ़ेंगे, एक मस्बत खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के लिए, और वो ये है कि पाकिस्तान को रूस से जो 1 लाख मैट्रिक टन माया पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG की पहली खेप थी वो मौसूल हो गई है फाइनली, जिसका इंतजार किया जा रहा था। तफसीलात के मुताबिक रूस से तेल के बाद पाकिस्तान को LPG गैस की फराहमी भी शुरू कर दी गई है। बहुत ही अच्छा और अहसन कदम है पाकिस्तान की जानिब से रूस से साथ मुआहदा तय करना और रूस से ये तमाम तर दरामदात का सिलसिला शुरू करवाना। ईरान के रास्ते LPG की पहली खेप पाकिस्तान पहुंची और समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में पाकिस्तान में रूसी सफारत खाने ने कहा है कि मॉस्को ने पाकिस्तान को एक जो है वो 1000 लाख मैट्रिक टन जो है वो माया पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG की पहली खेप पहुंचा दी है। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे और आगे का जो इक़दाम है वो मेरे ख्याल से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली यंग सोल्स के लिए जो कि कुछ ना कुछ करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में, जो कि अपना नाम बनाना चाहते हैं या कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, उसके ऊपर जो है वो हम आज डिस्कशन थोड़ी बहुत कर लेंगे कि किस तरीके से निगरान वफाकी वज़ीर बाय इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत मुल्क में 50 अरब रुपए की लागत से 5000 फ्रीलांसिंग सेंटर्स का क़याम जो है वो शुरू करी है और ये मनसूबा जो है वो शुरू करने वाला है और उसके बाद IT फ्रीलांसर्स को सहूलियात फराहम करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम का आगाज़ किया जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन इक़दाम है क्योंकि इंटरेस्ट देते देते ही बहुत सारे मसाइल जो है वो मज़ीद जन्म लेते हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम है तो ये बेहतरीन है और इसके ऊपर आगे वाले दिनों में भी हमारी कोशिश होगी कि डिस्कशन करें और प्रॉपर आपको लें और आपसे जो है ना मज़ीद डिटेल शेयर करें। बर-ए-आज़म अंटार्कटिका, अक्सर हम आपसे खबर शेयर करते हैं कि इन्वायरमेंट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ की बर्फ़ पिघल रही है और बर्फ़ पिघलते पिघलते दर्जा हरारत इतना गर्म हो गया कि वहाँ पर फूल खिलना शुरू हो गए हैं और वहाँ के जो फूल समझे जाते हैं, जी आप लोग देख रहे हैं, ये निकलना शुरू कर लिए। उम्मीद की अलामत होती है, लेकिन ये उम्मीद की अलामत जो है वो नहीं समझे जा रहे क्योंकि अंटार्कटिका ऑब्वियसली एक सेफ रख रहे हैं, हमारे इस पूरे ज़मीनी माहौल को बचाए हुए है, लेकिन वहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अंटार्कटिका महसूस नहीं हो रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई पाकिस्तान की किसी झील के किनारे आप बैठे हुए हैं। खूबसूरत मनाजिर बहुत हैं, लेकिन ये ज़रा अलार्मिंग है। ऑफ कोर्स अलार्मिंग है क्योंकि हम बहुत बार जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं और क्लाइमेट चेंज अगर होता है तो ऑफ कोर्स पूरी दुनिया जो है वो उससे इफेक्ट होती है। आगे बढ़ते हैं और आपको पता है कि बरतानिया में हर साल जो है वो एक फहरिस्त निकाली जाती है कि पूरे साल में कितने ज़्यादा जो है वो कौन सा नाम जो है वो कॉमनली रखा गया है लोगों का, और इस साल की जो फहरिस्त है उसमें जो टॉप पे नाम है वो बड़ा ही हैरान कुन भी है और अच्छी गुड न्यूज़ भी है और वो ये है कि बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक रवां साल बरतानिया में लड़कों का सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम मोहम्मद है और दूसरे नंबर पर जो नाम सबसे ज़्यादा रखा गया है वो नूह है। हैरी के नाम की मकबूलियत 13वें से है और इस तरीके से बाकी जो है वो फहरिस्त में और भी नाम बताए जा चुके हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे और कुछ कदीम नवादरात का जिक्र करेंगे कब्रिस्तान से मुतालिक, और ये फ़लस्तीन में वाक़ है जहाँ पर फ़लस्तीनी और फ्रांसीसी माहिरीन मिलकर रिसर्च कर रहे हैं और
उनको गजा की पट्टी में वाक़ रूमी दौर जो है उसके कदीम कब्रिस्तान में 2000 साल पुराने मजीद 4 मकबरे दरियाफ्त हुए हैं। फ्रांसीसी आसार कदीमा के माहिरीन की जानिब से कदीम रूमी कब्रिस्तान जिसको अंडरफील्ड रिसर्च कहा जाता है उसमें 4 मकबरे जो है वो सामने आए हैं। इसी तरीके की मजीद अपडेट्स और न्यूज़ हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होगा और बहुत इंटरेस्टिंग से गेस्ट मौजूद होंगे। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। मैंने हर तरह का शेर कहा है, मुखर्रबुल अखलाक शेर भी कहा है, फौज शेर भी कहा है, ये ऐसा शेर भी कहा है जिसे लोग हैं ये भी शेर है। मीर जहाँ सलीस हैं वो तो कमाल के सलीस हैं, लेकिन उनकी 60-70-80% जो शायरी इंतहाई गैर सलीस है। बाल ने भी तो गज़ल को बाल जिब्रील ने और दूसरी जगहों पे अलग लेके चले। दरअसल वो उनका मसला जो बुनियादी मसला था वो शायरी नहीं था, वो एक समाजी, सियासी, दीनी और इसके एक मलबूबा था। जब तक लोग इश्क करते रहेंगे गज़ल तब तक जिंदा रहेगी। कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में कश्मीरी अवाम से इस्तिस्वाब राय का वादा किया गया है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए भारतीय अफ़वाज इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए मोदी हुकूमत जुल्म जबर का हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। तमाम तर भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और आज हमारे साथ जो नन्हे से मेहमान मौजूद हैं उनको देख के मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इतनी कम उम्र में वो इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं और स्पेशली इतनी टफ और रिजिड एडवेंचर स्पोर्ट वो कर रहे हैं और कोह पैमाई जिसका नाम है। और वाइज से आज हम बात करेंगे और पूछेंगे कि कब उनका सफ़र शुरू हुआ, कितना मुश्किल था ये सफ़र। क्योंकि मुझे याद है बैक इन 2013 और 14 जब मैं रॉक क्लाइंबिंग करती थी तो मैंने 1 साल 1.5 साल की और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। बहुत मुश्किल काम है, रोज़ आके मैंने रोना पिटना करना होता था और उसके बाद मैंने कहा मुझसे ना हो पाएगा। लेकिन देखते हैं कि वाइज का जोशो जज्बा कितना जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि वो इतनी छोटी सी उम्र में इस चीज़ को कंटिन्यू करें। 9th क्लास के स्टूडेंट हैं जी और 3 साल हो गए माउंटेनरिंग और ये हाइकिंग करते हुए और कोह पैमाओं में इनका सफ़र यहाँ तक पहुँचा कि इन्होंने रिसेंटली जो 13 साल की उम्र में चोटी सर की है बरेला पीक और इससे पहले 2021 में 11-12 साल की उम्र में इन्होंने गेंडोगोरो जो है माउंट उसकी जो है चोटी उसको सर किया था। तो अब आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उस नन्हे मुन्ने माउंटेनर से जिनका नाम है वाइज अलीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं वाइज, आप ठीक हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? आई एम गुड। वाइज मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह यू आर टू यंग, तो किससे ये शौक़ हुआ आपको? फादर जाते होते थे या फैमिली का कोई और मेंबर था? हम 2018 में हम कश्मीर नारायणगढ़ के हमने ट्रिप किए तो तभी से ही शौक़ पड़ गया। उसके बाद फिर डैडी ने प्लान बनाया K2 बेस कैंप का। वाओ। तो मुझे भी पता चल गया और मैं फिर डैडी को 2 महीने डैडी को कहता है कि मैंने जाना है तो मान ही नहीं थे रहे, कोई भी घर का नहीं मान रहा था। तो 2 महीने लगे डैडी को मनाने में, उसके बाद डैडी ने मामा को मना लिया। तो फिर हम चले गए। तो पहले मामा भी नहीं मान रही थी? मामा भी नहीं मान रही थी। कहाँ मानेंगे, इतना नन्ना मुन्ना सा बच्चा जो है K2 कैंप बेस कैंप। तो K2 बेस कैंप फिर गए आप जी? कैसा रहा आपका वो सफ़र? मेरा सफ़र बहुत अच्छा कितने दिन लगे और क्या क्या एक्टिविटीज़ की आपने? वो टोटल 13 डेज का था, उसमें सिर्फ एक्टिविटीज़ तो यही थी, चलना है, सोना है, चलना है, सोना है। ठीक है। तो वैसे तंग नहीं हुए और घर वालों को बोला नहीं कि बस मैं थक गया हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करना मुझे?
चौथे दिन में, क्योंकि मेरा पहला डे था ग्लेशियर पे जाने का, तो उधर मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, मैं रोने भी लग गया था कि मैं किधर ही आ गया हूँ। पर उसके बाद अगले साल फिर से मैंने डैडी को कहा था कि नेक्स्ट प्लान बनाओ। वाह। तो फिर उसके बाद ये तो हो गया बेस कैंप तक का सफ़र। जब आप वापस आए, आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, तो दोस्तों ने क्या कहा? दोस्तों में इंटरेस्ट डेवलप हुआ? जी। उन्होंने बोला नहीं कि हम भी जाएंगे आपके साथ, या हम भी किया करेंगे, हम भी अपनी फैमिली को बोलते हैं? बोलते तो सारे ही हैं, पर हाँ, लेकिन करता कोई नहीं है। करता कोई भी नहीं बोलते है। हम भी हैं, बस हम भी सुनते हैं और बोलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं वाइज, ये जो आपने लास्ट अभी पीक जो है वो कंप्लीट किया ब्रेला, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? कितने दिन का सफ़र था? कहाँ पर ये ब्रेला पीक मौजूद है? बरीला पीक मौजूद है देव साहिब के अंदर। ठीक है। और इसमें हमारी ये वाली एक्सपीडिशन में हमें 17 डेज लगे थे। ठीक है। अच्छा वाइज, हम यूजुअली देखते हैं जो भी माउंटेनियर जाता है तो उसके पीछे एक बड़ा सा बैग होता है जिसमें उसका बहुत सारा सामान होता है। आप बताएं, आपके पास भी वो बैग था और उसमें क्या क्या सामान था? वो बैग मेरे पास नहीं था, वो डैडी के पास था। ओह, फिर तो इनका सफ़र आसान था ना, तो किसी बोझ के बगैर आपने सफ़र किया। माउंटेनियरिंग में मुझे अपने कपड़े भी भारी लग रहे होते हैं। हाँ, सही बात है, जाहिर बात है। अच्छा, तो फिर ये कैसे जो है वो खाना पीना क्या होता है सारे सफ़र में? साथ हम हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स, हेल्पर, ये सारी हमारी टीम मिलती है, तभी हमें परमिट मिलता है। तो जब तक इनको हायर नहीं करेंगे हमें परमिट नहीं मिलेगा। ठीक है। वाइस, क्या एक्सपीरियंस है? कोई मज़े की बात बताएं इस पूरी जर्नी से आपकी, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग या कोई बड़ा एडवेंचर जो आपने उसमें किया हो? मज़े की बात ये थी कि K2 बेस कैंप पे जब हम वापस आ रहे थे, मौसम साफ़ था, धूप निकली हुई थी। जिस ग्लेशियर पे हम चल रहे थे वो ग्लेशियर हमारी आंखों के सामने टूट टूट के पानी के अंदर गिर रहा था। अच्छा। तो फिर और डर नहीं लगा? बारीला पे था कि हम जब वापस उतर रहे थे तो उतरने से पहले ही मौसम ख़राब हो गया और फिर हम बर्फ़ के तूफान में नीचे आए। अच्छा, आगे प्लान क्या है, क्या करना है? किसी को फॉलो कर रहे हो आप माउंटेनिंग में या हाइकिंग में, कोपेमाई में? डैडी को फॉलो कर रहा हूँ। डैडी को फॉलो कर रहे, तो आपके डैडी फ्रिक्वेंटली पहले भी जाते रहते थे, यही उनका पहला ट्रिप था नहीं, आपके पहला साथ ही K2 ट्रिप बेस था, कैंप से ऑनवर्ड? पहले ही ट्रिप था और मैं पहली दफ़ा ही चला गया था बहुत साथ। अच्छी बात है। आपने बोला कि बाबा को अकेले नहीं छोड़ना। जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आगे क्या क्या प्लान अभी बनाए हुए हैं? बनाए तो होंगे लाजमी प्लान कि ये वाली पीक पे जाना है, ये वाली पीक पे भी जाना है। बनाए तो हैं, पर जो खुदा की मर्जी होगी उसी को ही हम कर वो तो पाएंगे। ठीक है, लेकिन है कौन सी लिस्ट में, कौन कौन से हैं? लिस्ट में तो सभी हैं, सारे बड़े और बड़े नेक्स्ट अभी पहाड़। किसका प्लान है कि आपने कहाँ पर जाने का प्लान है? कोई नागा पर्वत की तरफ जाने नहीं, का अभी plan ये है? बहुत दूर है, बहुत अच्छा, बड़े पहाड़ फिर हैं, हम हम स्टेप लोग बाय किधर स्टेप लेकर चलते चले? हैं। हम लोग जाते हैं वो हुंजा की साइड पे, कौन सी जगह है जो माउंटेनियरिंग की है? खैर मेरे जहन में आ जाएगी, लेकिन उसके अलावा अच्छा मुझे ये बताओ कि जब ये पीक सर करने के लिए आप निकलते हो, उससे पहले प्रैक्टिस वगैरह होती है? कोई एक्सरसाइज होती हैं, उसमें हमें वॉक करनी होती है, रनिंग करनी होती है और भी एक्सरसाइजेज। मैं साइकिलिंग करता हूँ। अच्छा वाइस, कोई टिप्स दो जिसने माउंटेनियरिंग के लिए जाना है तो वो क्या करे, किस तरीके से अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग बनाए, या अपनी डाइट का या हेल्थ का किस तरीके से ख्याल रखें? सबसे पहले तो अपनी डाइट अच्छी करें, उसके बाद अपना जो है मतलब कि इम्यून सिस्टम बढ़ाएं और स्टेमिना बढ़ाएं, और यही होता है। वाइस, बाकी क्या एक्टिविटीज़ हैं आपके दिन की? स्कूल जाओ, स्कूल से घर रहो, थोड़ा बहुत यूट्यूब देखो, फिर अकेडमी चले जाओ, फिर अकेडमी से घर खाना खा के सो जाओ। अच्छा, तो कोई गेम वगैरह का शौक नहीं आपको? गेम्स हम घर पे खेलते हैं, हम सारे कज़न वगैरह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बड़े होके आपने क्या बनना है? क्या इंटरेस्ट है आपका? क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? अच्छी तो सभी लगती हैं। अच्छी तो इस कोई तरह एक तो सभी specific लगती हैं target वाइस, होगा लेकिन ना। फिर भी जो है वो होता है ना, कोई कहते हैं कि मुझे पायलट बनना है, किसी ने आर्मी ज्वाइन करनी होती है, किसी को डॉक्टर बनने का शौक होता है। आपको क्या चीज़ फैसिनेट करती है? या ये भी एडवेंचर स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे तो माउंटेनियरिंग। माउंटेनियर अच्छा, इसके अलावा वाइस क्या दिल करता है कि मैं पैराग्लाइडिंग करूं या फिर मैं रॉक क्लाइंबिंग करूं या इस तरह की और एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाऊं? पैराग्लाइडिंग का तो नहीं, अभी तक नहीं है शौक। नहीं। अच्छा, और क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी? एक्स्ट्रा टाइम जो होता है उसमें आप क्या करते हैं? कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं, कौन सी और गेम्स खेलते हैं? साइकिलिंग है, और कभी कभी छत पे डैडी ने वॉल बनाई हुई है तो कभी कभी उस पर भी। अच्छा, उसके ऊपर क्लाइंबिंग करते हैं। वॉल क्लाइंबिंग का शौक है, बहुत अच्छी बात है। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने तमाम तरफ फेलोज को, दोस्तों को जो देख रहे हैं? सबको मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप जो भी चाहो आप कर सकते हो, बस खुदा का साथ हो साथ।
वंडरफुल, बहुत खूब। थैंक यू सो मच वाइज एलिजा फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपने जाना है अपने दोस्तों से को भी जो है ना वो इंस्पायर करना है कि वो भी आपके साथ इस जर्नी पे चलें और उन्हें बताना है कि कितना इनक्रेडिबल और कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अच्छा ख़वातीन और हज़रात, ये मैसेज आप लोगों के लिए है कि जब आप लोग कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं अपने दोस्तों के साथ या अपनी कोशिश करें कि अपनी फैमिली को भी जो है उसमें शामिल करें, और जो पेरेंट्स जाते हैं वो अपने बच्चों को, ये एग्जाम्पल है, उनको साथ लेकर जाया करें, और जो बच्चे जा रहे हैं वो भी कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स को साथ साथ अपने एडवेंचर के रखा करें। और अगर आप बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते तो आप अपने घर के लॉन में जो है वो बैडमिंटन खेलें, टेनिस खेलें, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन पूरी फैमिली जब इन्वॉल्व होती है, हेल्दी एक्टिविटीज़ आप करें, बच्चों के साथ करें, बड़ों के साथ करें, वो आपको एक तो फैमिली बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है उससे, और आपको हेल्दी रहने में भी वो हेल्पफुल साबित हो सकता है। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे सुबह पाकिस्तान को। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि हमारे लिए एक्सपीरियंस भी होती हैं और उनसे हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं बड़ी कॉमनली देख रही हूँ वो है डिजिटल मार्केटिंग, और उसकी आजकल बहुत सारे एड्स भी आ रहे हैं। पता भी नहीं चला कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसके ऊपर आज बात करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि किस बला का नाम है, इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से ये बाकी लोगों को बेनिफिट दे रही है। डेफिनेटली। और अब दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, पर्सनल प्रोफाइलिंग भी हो रही है और उसके साथ साथ कंपनी प्रोफाइलिंग भी, लेकिन दोनों चीज़ों के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अभी तक कोई भी बिजनेस ऐसा जो आप रन कर रहे हैं जिसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो फिजिकल तौर पे तो मौजूद हैं लेकिन डिजिटली मौजूद नहीं है, तो फिर आपका बिजनेस जो है वो सून आप एक ख़ास लेवल तक ही पहुंच सकते हैं, उससे आगे फ्लरिश नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्रांड्स की मेकिंग और एक्चुअल में एक चीज़ को ब्रांड तक पहुंचाने का सफ़र थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कैसे मुमकिन होगा, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और मार्केटिंग के एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? जी आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। सो एहसन साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कहाँ तक जो है लोग ये समझ चुके हैं कि उनके बिजनेस को या उनकी पर्सनल प्रोफाइल को भी ज़रूरत है एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग की? ये बड़ा एक कॉमन सवाल है और आपने बड़ा एक अच्छा सवाल भी किया है। हमारे लिए डेली की एक इशू है कि जब हम लोग किसी कंपनी को जाके हम पिच करते हैं, जैसे आपने एक इंडिविजुअल का जिक्र किया और एक कंपनी का जिक्र किया, तो मैं कंपनीज के ऊपर पहले जाऊंगा। प्लीज़। तो आपने एक सवाल किया कि कितना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब सारा आपका जो बिज़नेस है, जो फ्यूचर है, वो सारा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ही इवॉल्व करता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सारा बेस करता है। ठीक है, इसके ऊपर जो बिगेस्ट कंपनीज वी सी अमेजोन, वी सी इंस्टाग्राम शॉप, वी सी टिकटॉक शॉप्स नाउ। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ देयर। तो लोगों को ये समझाना, स्पेशली आजकल हमारे दौर में, कि जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो थोड़े से हमसे एज में पहले थे, जिनको हम बूमर एज में हम कहते हैं, उनको ये चीज़ समझाना कि उनको अवेयरनेस देना है, वुड से कि हाउ द सोशल मीडिया सो इम्पॉर्टेंट, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। एंड टफ होता क्यों है? क्योंकि ये मेजरेबल नहीं होता। बिकॉज इफ़ यू बाय अ लैंड, इन एग्जाम्पल, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू कि ये कितनी आगे बढ़ेगी। विद सोशल मीडिया द कैलकुलेशंस एंड मेजरमेंट्स आर एक्यूरेट on the text, of course, but not in the real value at times, and you cannot measure the value कि एक मुझे उसका टर्नओवर कितना मिलेगा। So for example, मैं आपको कहता हूँ कि आप $1000 की एडवर्टाइजिंग करते हैं on one platform like Facebook or Instagram. So your first question would be, what will be my return? Definitely. That is the basic question, that makes sense. But how the social media and algorithm works, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी मार्केटिंग कैसे है और आपकी कस्टमर सर्विस कैसे है। सो ऑल दिस डिपेंड्स। सो टू एक्सप्लेन पीपल एंड टू गिव देम द अवेयरनेस इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ फॉर ऑल द PR कंपनीज इन पाकिस्तान। वंडरफुल। अच्छा ऐसा, आप जिस तरीके से अवेयरनेस की बात करें, ये बताएं कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो है वो किसी ब्रांड के लिए किस तरीके से काम करती है? सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग, अगर मैं बेसिकली आपसे बात करूं तो वो उनके एस्थेटिक्स के ऊपर काम करती है, उनकी ब्रांडिंग के ऊपर, उनके डिज़ाइन के ऊपर, उनके लोगो के ऊपर, उनकी मार्केटिंग कैंपेन के ऊपर, उनके सोशल मीडिया के ऊपर कैसे उन्हें काम करना है और उनके फ्यूचर मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे चलेंगी। तो दिस हाउ द मीडिया वर्क्स एंड देन हाउ टू engage other influencers, how to engage other high profile people who can put value to their company,
तो एक अच्छी डिजिटल कंपनी का काम ये होता है कि एक अच्छा प्लान के साथ आएँ, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आएँ, एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी आप बनाएं which can be implemented in the relevant industry और उसको एग्जीक्यूट करें अच्छे तरीके से। और अपने क्लाइंट को हमेशा एक मेरा होता है कि आपको कोई एक स्मार्ट गोल्स बना के दें। स्मार्ट गोल्स मीन्स कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और उसका एक टाइम में फ्रेम देना चाहिए। सो दैट इज़ माई सजेशन टू द ब्रांडिंग कंपनीज है कि आप लोग हमेशा अपने कस्टमर को एक प्रॉपर एक प्लान के साथ बताएं और उनके एक रिजल्ट्स उन्हें ज़रूर शेयर करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपने वो किए तो वो ज़रूर शेयर करें। मोस्ट ऑफ द पीपल हवा में बातें होती हैं। हवा में बात होती है। नाउ द थिंग इज द प्रॉब्लम वी फेस एज अ कंपनी, बिकॉज इफ आई एम कोटिंग समथिंग एंड अ चाइल्ड हु इज a kid who has just come from a university, he has the expertise to do it but not the relevant experience to do it. Exactly. So as a client they say कि यार हमें ये रेट कम मिल रहा है और ये रेट ज़्यादा मिल रहा है। ये कंपनीज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि you're not just hiring a person, you're hiring an experience. Definitely. तो वो बड़ा ज़रूरी है। Got it. मुझे ये बताइएगा पर्सनल प्रोफाइलिंग के लिए क्राइटेरियाज क्या होते हैं और एक ब्रांड के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? क्योंकि जब आप पब्लिक प्रोफाइलिंग किसी की कर रहे हैं है दोनों सूरत में पब्लिक प्रोफाइलिंग है आपकी। आप ज़्यादा एक ब्रांड को दिखाएंगे तो ब्रांड वो बिकेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप पब्लिक प्रोफाइलिंग किसी एक शख्स के लिए कर रहे हैं तो उसके क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट होगा और इसका क्राइटेरिया डिफरेंट क्या होगा? यही डिफरेंस मैं जानना चाहता हूँ। पर्सनल प्रोफाइलिंग if he or she is a politician or a sports person, ठीक है, और एक कंपनी है तो इसके जो डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, बिकॉज कंपनी वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट। ठीक है, कंपनी वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट। सो कंपनी वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट, लेकिन अल्टीमेटली पहला टास्क तो है लोगों तक पहुंचाने का। बिल्कुल। और उसका भी पहला टास्क तो है लोगों तक पहुंचाने का, रीच दोनों का है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। सो फिर डिफरेंस कैसे है? उसमें डिफरेंस ऐसे है कि एक पर्सनल उसका एक अपना एक एजेंडा होगा। जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, इफ इज अ फेमस क्रिकेटर आई वुड से, इजी एग्जांपल, सो ही इज पुटिंग हिज वर्क in place on the social media कि what he is doing, how is he training, what he is eating, where are his goals. So people जो उसके viewers हैं they are interested and he is like a mentor to them. Yeah, he is making a loyal audience. A loyal audience और मैं बोलूँगा वो बहुत से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उनके अंदर। और वो अगर मीडिया काम करता है, उनके पीछे एक PR कंपनी काम कर रही है तो हम उनको एक एज अ मेंटोर पेश करते हैं ताकि जो यंग बच्चे हैं, जो अपकमिंग लोग हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उनसे कुछ सीख सकें। सो इट इज मोर ऑफ अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देयर, ठीक है। बट इफ इट्स अ पॉलिटिशियन देन उनका एक वोटिंग के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अ कंपनी वांट्स टू, जैसे आपने बोला रीच है, उस कंपनी के लिए 2-3 सवाल है, ठीक है, जो एक नॉर्मल हमारे प्रोफाइल्स जो स्पोर्ट्स पर्सन उसके लिए नहीं होगा, कंपनी के लिए होगा हाउ, व्हाई एंड व्हेन। ठीक है, वो एक बड़ा जरूरी है, ठीक है। Why should I buy this product from you? ठीक है, how much is going to cost me when I'm going to get this thing delivered? ठीक है, what are your competitors? ठीक है, if it's a sports person, उसका कोई competition नहीं है, उसका एक अलग genre, it's a different genre. If it's a basketball player, footballer है, politician है, तो उनकी एक अपनी एक audience होगी। तो इसलिए because they are not selling, they are conveying their message over here. The message is to make. ठीक है। अच्छा, लास्टली ऐसा ये बताइएगा कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है तो मैं उसके लिए रेलेवेंट मार्केटिंग कंपनी किस तरीके से ढूंढूंगी जो कि मेरे लिए सुटेबल भी हो और ट्रस्टवर्दी भी हो? बड़ा ज़बरदस्त एक सवाल है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक सवाल आपने पूछा है। मोस्ट ऑफ द बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। बेसिकली एज अ PR कंपनी, एज अ मार्केटिंग कंपनी, people ask us again, why should we hire you? Simple, it's a very simple question. Why should we hire you? सो अगर आपने एक अच्छी कंपनी ढूंढनी है तो सबसे पहले आपने उनका देखना है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आर दे सीरियस, बिकॉज इट्स योर कंपनी एंड यू वांट टू हायर सम सीरियस पीपल कि जो प्रोफेशनल हैं। उनका पोर्टफोलियो क्या है, उनका मिशन क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, उनके टीम मेंबर्स कौन है, ठीक है, उनके टीम मेंबर्स की प्रोफाइल क्या है। सो इन आवर कंपनी वी हैव मोस्टली गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़ जिनका एक्सपीरियंस 10 years प्लस है, ठीक है। तो वी नो वी कैन एग्जीक्यूट, ठीक है। अब एक नई कंपनी आएगी और आप किसी नई कंपनी को हायर करेंगे, इट विल बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव
for the company, but it's going to give you some problems. ठीक है, वंडरफुल। वंडरफुल। वेल, थैंक यू सो मच एहसन साहब फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है। आज ही जो है ना वो कंपनी ढूंढ के प्रोफाइलिंग करनी है तो वो करें, वरना सीखें, खुद करें, जिस तरीके से भी करना है, लेकिन अपने फुटप्रिंट्स जो है ना वो डिजिटली बढ़ाएं जितना हो सकता है। ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत ही अहम टॉपिक हमारे साथ रहे। इस खित्ते में सलामती अरब की वाहिद मुहाफिज सल्तनत उस्मानिया है। उस्मानी दोस्तों ने हमें बेच दिया है। हम कत्ल की कड़ी हिटलर के साथ मिलाएंगे। इस दस्तावेज के मुताबिक आपने उस अमीर के कत्ल का हुक्म दिया है। आपको गिरफ्तार किया जाएगा। जंग शुरू हो जाएगी। मोहब्बत इंसान को कमजोर करती है। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें मार दूंगा। बाबा, आप हार चुके हैं। सब बर्बाद हो जाएगा गोल्डस्मिथ। और मैं कह रहा हूँ कि अब्दुल हमीद मर जाएगा। एक नई किस्म की खास दूरबीन ने हमारी तवज्जो हासिल की है। आप पर कातिलाना हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम मौत से हरगिज नहीं डरते। सुल्तान मौसम कुछ देर में यहाँ आ जाएंगे। हमें उनकी हिफाजत करनी है। यूं एक अहद तमाम हुआ और सुल्तान अब्दुल हमीद मर गया। वेलकम बैक। आप जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहमियत का हामिल है और मेरे ख्याल से उसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये होता है कि जब भी कोई भी बीमारी आती है या फिर हमारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि इंजेक्शन लगेगा तो हम ठीक हो जाएंगे, चाहे वो छोटी सी छोटी बीमारी क्यों ना हो। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनको सिंपल सादा सा बुखार भी होता है तो वो कहते हैं हमें इंजेक्शन लगा दें तो ये बुखार भी ख़त्म हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आप प्रॉपर मेडिकेशन भी लें तो भी चीज़ें बहुत तरीके से बेहतर हो सकती हैं, या फिर आप प्रॉपरली उस चीज़ की केयर करें तो भी आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। आप लोगों को मालूम है आशोबे चश्म के हवाले से उसी के ऊपर इंजेक्शन अवेस्टन, और वो एक चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे और हमारी कोशिश होगी हम अवेयरनेस जो है उसके तहत ये प्रोग्राम कर रहे हैं और उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कैसे ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उनकी साख को कितना मुतासिर किया है इस तमाम इंसिडेंट ने। और इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन नॉर्थ जोन जनाब अरशद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। गुड मॉर्निंग, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वेस्टर्न इंजेक्शन कैसे इंट्रोड्यूस हुआ पाकिस्तान और इसकी वजह से जो कुछ हुआ उससे फार्मास्यूटिकल को क्या साख को मुतासिर हुई या नुकसान हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं फार्मा इंडस्ट्री का मुख्तसर सा तारफ़ करा दूँ प्लीज़ कि फार्मा इंडस्ट्री जो है 5.9 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है और जो इसकी एक्सपोर्ट है वो 339 मिलियन डॉलर की डॉक्यूमेंटेड है और अगर अफ़गानिस्तान की इसमें शामिल कर लें तो 750 मिलियन डॉलर इसकी एक्सपोर्ट है। वाह। और जो हमारी अपनी ज़रूरत है मुल्क की 98% हम जो मुल्क की ज़रूरत है ख़ुद से प्रोडक्शन करके पूरी कर रहे हैं। यानी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और ये गुज़िश्ता 70 साल में इस लेवल पे पहुंची है कि हम पाकिस्तान को अपनी मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस करके फराहम कर रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं और क्वालिटी मेडिसिन दे रहे हैं। जो ये एवेस्टिन वाला इवेंट है इसको फार्मा इंडस्ट्री के साथ ऐसे अटैच कर दिया गया है कि जैसे एक फार्मा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इशू बन गया। हालांकि जिस बंदे ने इसको डिस्पेंस किया सारा के सारा रोल उस बंदे का है, या सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और उन्हीं की वजह से सारे पेशेंट को, सारी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा वो पार्ट है इस पूरे हेल्थ सेटअप का। वो
ऑफ लेबल यूज़ है। ये बेसिकली जो एवर्टिन है ये एंटी कैंसर की मेडिसिन है, ये ऑफ लेबल यूज़ इन्होंने किया है जिसकी वजह से ये इश्यूज़ आए। अच्छा, जनरली ये इश्यूज़ नहीं आते क्योंकि डॉक्टर साहब की अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में वो चीज़ें बहुत दफ़ा कर चुके होते हैं, डेफिनेटली ऑफ लेबल भी कर चुके होते हैं। लेकिन ये जो डिस्पेंस जिस बंदे ने किया उसने गलत किया, उसको ही वॉज नॉट अलाउड, उसके पास कोई ऐसा लाइसेंस नहीं था इसको डिस्पेंस करने का। येस, लाइसेंस इज़ देयर, अगर किसी ने स्टेरॉइल प्रोडक्ट को भी डिस्पेंस करना है तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है इंडोर्स करती है, उसका सर्टिफिकेट देती है। तो वहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन या अप्रूवल मौजूद नहीं थी। तो इस तरह की यहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी वजह से ये इवेंट हुआ। लेकिन इसको उस तरह से नहीं देखा गया कि जिस तरह से ये हुआ इसको पूरी इंडस्ट्री के साथ अटैच कर दिया गया। और जैसे आप लोगों ने कहा कि पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री की साख मुतासर हुई है, मैं कहता हूँ जब देखिए हमारी एक्सपोर्ट हो रही है और हमारा कंपटीशन जो है वो इंडिया के साथ है, और देखिए हम इंडिया की इस वक्त एक्सपोर्ट है $24 बिलियन और हम अभी $1 बिलियन पे भी नहीं पहुँचे। इतना बड़ा गैप है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद अगर कोई सबसे बड़ा पोटेंशियल किसी इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है वो फार्मास्यूटिकल है। तो आप ऐसे ही बैठ के मीडिया के ऊपर या किसी और जगह पे बैठ के आप ऐसी बातें शुरू कर दें जो फार्मा इंडस्ट्री की साख को मुतासर करेगी, तो वो फिर इंडस्ट्री की सर्वाइवल का इशू हो जाएगा। देखिए इंडिया कुछ 6 महीने पहले इंडिया ने अफ्रीका में एक्सपोर्ट किया कुछ मुल्कों में, और वो WHO ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई, उनके सिरप की वजह से बहुत सारी अमवात हुई। यानी उन्होंने इस मसले को छुपाने की कोशिश की, और यानी हमारी इंटरनेशनली जो क्वालिटी है वो इंडिया से फार बेटर है। जिस मुल्क में भी हम उनसे कम्पीट वो हमसे यानी विन कहाँ पे करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट 70 ईयर्स में अभी तक बेसिक मैन्युफैक्चरिंग का पाकिस्तान में वो वाला जहाँ जिस लेवल पे आना चाहिए था हम वहाँ पे नहीं पहुँच सके। इसलिए हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और इंडिया की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन देयर हैव अ डिफरेंस। हमारी बिजली का रेट, उनकी बिजली का रेट, आपकी बिजली जो है डेट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ योर प्रोडक्शन। आप सुबह उठते हैं तो रात को रेट बढ़ा होता है। तो ये मैं जो पॉलिसी साज हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने एग्रीकल्चर को जो सब्सिडाइज किया हुआ है वो है $4.9 बिलियन। एग्रीकल्चर को पंजाब और सिंध को जो सब्सिडरी दी हुई है 4.9 बिलियन की है। आपने सब्सिडाइज अगर करना है जैसे पूरी दुनिया में, या इंडिया सब्सिडाइज किसको कर रहे हैं, इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ वो उन्होंने फोकस किया हुआ है। जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो पिछले फिस्कल ईयर में आपकी 6.5% से बढ़ के 12.5% पे चली गई है। तकरीबन 1.5 करोड़ मजीद लोग अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चले गए। आपकी पॉवर्टी लेवल जो है वो 34% है, ठीक है, आपका 39% पे चला गया। तो ये 5% आपका पॉवर्टी लेवल बढ़ गया। बहुत ठीक बात कर रहे हैं आप कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो है वो प्रमोट करने की ज़रूरत है, रादर देन कि इस तरह के इश्यूज आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाए। अच्छा अरशद साहब, मैं ये यहाँ पे क्वेश्चन बोलूँगी और मेरे ख्याल से ये वर्ड भी मुझे ठीक लगेगा कि आप इंजेक्शन ऑब्सेशन हमारे लोगों को हो चुकी है और उनको ये लगता है कि बस इंजेक्शन लगेगा तो ही हम ठीक होंगे, इसके अलावा इलाज मुमकिन नहीं। इसके हवाले से किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है? नहीं, ये बिल्कुल इंतहाई गलत कंसेप्ट है कि क्योंकि इसके ऊपर आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। जो और जनरली हमारा जो पेशेंट है उसकी परसेप्शन ये है, 70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है। जब तक उसको इंजेक्शन नहीं लगता, और गाँव में तो ऐसा होता है जब तक उसको बोतल नहीं लगती तो वो समझता अभी तक मेरा इलाज ही नहीं हुआ। तो आपने इंजेक्शन को जब तक प्रॉपर डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे, चूँकि ये डोमेन डॉक्टर का है, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, ही कैन मतलब डिसाइड कि इस वक्त तो उसको ओरल मेडिसिन की ज़रूरत है या इंजेक्शन की ज़रूरत है। इंजेक्शन के बगैर भी आपका गुजारा नहीं। आप जब एडमिट हो जाएंगे हॉस्पिटल में तो आप ओरल तो नहीं लेंगे ना, वहाँ पे तो आपको वो इंजेक्शन भी लेके जाएंगे, लेकिन वो क्लोज सुपरविजन में होता है कि डॉक्टर हर घंटे बाद आपकी नर्स, आपका बाकी स्टाफ आपको सुपरवाइज कर रहा होता है कि आपका कोई ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं आ गया, कोई और ऐसा इशू डेवलप तो नहीं हो गया आपके साथ। तो डेफिनेटली आपने क्लोज सुपरविजन में इंजेक्शन को लगवाना है। अच्छा सर, इस सारे केस के बाद या वैसे भी जो इबहाम पाए जाते हैं या जो कन्फ्यूजन्स हैं किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड, उसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज या एसोसिएशन अवेयरनेस पे भी काम कर रही हैं कि आम आदमी इन तमाम चीज़ों से अवेयर हो सके और वो डॉक्टर से पूछ सके कि आप मुझे जो इंजेक्शन लगा रही हैं ये कहाँ का है, ये किस के लिए मददगार साबित होगा। आई नो डॉक्टर बेहतरीन जानते हैं, लेकिन एक पर्सनल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। पर्सनल अवेयरनेस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके जितनी किडनी फेलियर्स के पेशेंट हैं, हाँ, वो गांव में
आपके जो कोएक्स बैठे हुए हैं, आपके मतलब वो सो कॉल्ड हकीम बैठे हुए हैं, यानी उन बेचारों को कुछ पता नहीं है और वो आपको ऐसी मेडिसिन जाके दे देते हैं जो आपको वहाँ पे इवन इश्तिहार आ रहे होते हैं टीवी के ऊपर। आपका तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वो आ रहा होता है कि ये अगर आप खा लें तो अगर आप डायलिसिस से बच जाएंगे। और ये मैसेज सदका जारिया समझ के करें। ये सारी गलत बातें हैं। कुछ चीज़ें बड़ी क्रिटिकल हैं, अगर फर्स्ट स्टेज डायग्नोज में वो रह गई, आपकी डायग्नोज डिले हो गई ना, अगर आपकी इवन सबसे क्रिटिकल डिजीज़ जो है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, वो कैंसर है, अगर वो इनिशियल स्टेज में डायग्नोज हो गया तो आपकी जान बच गई, गारंटेड इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन अगर आपने अपना डायग्नोज डिले कर दिया इन लोगों के हाथों जो उनको पता ही नहीं है, दे आर नॉट प्रॉपर लोग, और वो बेचारे पूरा साल 2 साल। इस वक्त ऑडियंस आपको देख रही है फार फ्लंग एरियाज़ में, क्योंकि पीटीवी का मेजर कॉन्सेप्ट ही ये है कि रीच जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए उन लोगों तक जो शायद अवेयर नहीं है इन मामलात से या लिटरेसी जहाँ पर कम है। तो सर उनसे क्या आप कहना चाहेंगे, आपका मैसेज क्या होगा कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो किस दिमाग के साथ जाया करें और क्या माइंडसेट हो जाए? मैं जो इस वक्त रिक्वेस्ट करूँगा, आपको जो भी मसला हो आपने प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना है। जो फर्स्ट डायग्नोज है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बहुत डायग्नोज को डिले करके आते हैं, जब आपकी तबीयत ख़राब हो चुकी होती है, फिर आप उधर जाते हैं, आपका बजट भी, फाइनेंशियल बजट भी बढ़ जाता है और आपका जो डिजीज़ लेवल है वो बास को उस लेवल पे पहुँच चुका होता है कि डॉक्टर कहते हैं यार अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपको 1 साल पहले आना चाहिए था। जो प्रॉपर टाइम है ना ट्रीटमेंट का, इनिशियल होता है, इनिशियल डायग्नोज, आप वो ज़ाया कर चुके होते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ हेल्थ के लिए मैं समझता हूँ, सब कुछ मिस कर दें, सबसे पहले उठ के आप वॉक करें या कोई भी पूरे दिन में ऐसी हेल्थ एक्टिविटी ज़रूर करें जो आपकी हेल्थ को इंडोर्स करे। अगर आप हेल्दी होंगे तो आपको इंशाल्लाह अद्वियात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ज़हन में ये रखें कि हमें अद्वियात की ज़रूरत ही ना पड़े। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरीके से आपने कहा कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्री जो पाकिस्तान को बढ़ाने में अपना काम और किरदार पिछले 70 साल से अदा कर रही है। उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आगे भी चलेगी। ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। माह रबीउल अव्वल की मुबारक सातें, मोहब्बत, अमन और सलामती की बात। सीरत तैयबा के गोशों से मिलेगी रहनुमाई, नात ख्वाह करेंगे सरकार की मदा सराय। उलमा की गुफ्तगू महफिल को बनाएगी नूरानी, नौजवान मुकर्रर करेंगे शोला बयानी। पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक सिर्फ पीटीवी को। जी, आगाज़ करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट्स का जो कि 1 रबीउल अव्वल से हमने स्टार्ट किए थे, और इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम जितनी भी मुमकिन कोशिश है कि आपको गाइडलाइन दे सकें, आपको अवेयरनेस दे सकें, आपको बता सकें कि इस्लामी तारीख़ में क्या क्या चीज़ें थी, क्या वाक़यात थे और किस तरीके से इस्लाम जो है वो हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और हम किस तरीके से इस्लाम को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। डेफिनेटली, और इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त में बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा करती है इस्लामी ख़त्ताती। आप लोगों को जिस तरीके से पता है, हम ये सेगमेंट करते हैं, हमारे ख़त्तात जनाब वासिल शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिल भाई, खैरियत से? आप बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह करें, आप वापस आते हैं आपकी तरफ। और दूसरा हमारा जो अहम एजेंडा होता है, जो मौजू होता है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
तालीमात की रोशनी में एक इस्लामी माशरा, वो माशरा जो अखुवत और भाईचारे का दर्स देता है। जहाँ से कल रब टूटा था उसी को आगे उसी तरीके से लेकर चलते हैं और इस्लामी माशरे की जो बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिछाई, जो आज दिन तक हमारे लिए मशअल राह हैं, उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेक्रेटरी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मजहबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? मिजाज आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर साहब, कल हम सूरह हुजुरात डिस्कस कर रहे थे और उसी में कुछ डिस्कशन रह गई थी जो कि बिल्कुल रेलेवेंट बन रही इस्लामी माशरे के लिए। वो सूरत जिस तरीके से नज़ूल उसका हुआ, उसमें हमने जिक्र किया नबी की एहतराम नबी का, और फिर उसके बाद हमने जिक्र किया कि झूठी खबरें फैलाने से मुताल्लिक उसमें एक बहुत अहम मौजू है, वो है अखुवत और भाईचारे का। जी, तो अखुवत और भाईचारा एक माशरे के लिए कितना ज़रूरी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी रियासत मदीना की बुनियाद रखी जी, वो अखुवत और भाईचारे ही पर थी जी, और ये तो एलानिया था, एक मुआहदा था। उससे पहले मक्का मुकरमा में जो 13 साल गुजारे हैं वो भी अमलन अखुवत और भाईचारा ही कायम करते हुए गुजारे हैं। लोग उनके ख़िलाफ़ थे, हाँ, उनकी बात को नहीं मानते थे, गालियाँ भी देते थे, पत्थर भी मारते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हर वेलफेयर के काम में आगे आगे होते थे, हर एक की मदद करते थे। और फिर जो लोग उन पर ईमान ले आते थे मुआशरे में, तो उन पर हालात तंग होते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर में, और बहुत सारे सहाबा के ऐसे घर थे जहाँ पे वो लोग जमा होते थे, उन लोगों को ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस तरीके से आपने रहना है, इंसानियत दोस्ती क्या होती है, एक दूसरे की खैर खाई क्या होती है, भाई बन कर रहना किस तरीके का होता है, मिलजुल कर वसाइल को इस्तेमाल करना, उनसे गुजारा करना वो किस तरीके का होता है। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब हमारे इस करीबी दौर के बहुत बड़े एक स्कॉलर हैं जो कि ज़्यादातर फ्रांस में रहे हैं। उन्होंने द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड के नाम से मीसाक़ मदीना की जो है वो दफ़ाबंदी की है और अंग्रेज़ी में उसको शाया किया है। उन्होंने ही लिखा है कि मक्का मुकरमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तमाम मुसलमानों के दरमियान भाईचारा कायम कर दिया था और एक अखुवत वहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम कर दी थी। और कुरान मजीद ने इसको यूँ कवर किया है, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, के मोमिन सारे के सारे भाई भाई होते हैं। अगर उनके दरमियान कभी कोई नाराज़गी हो जाती है, कोई मुश्किल पेश आ जाती है, फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तो दोनों भाइयों के दरमियान सुलह करवानी है, कभी नाराज़गी को कायम नहीं रहने देना। ये मुआशरा इसमें भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि सुलह करवानी है, बिल्कुल करवानी है, छोड़ना नहीं है। किसी तीसरे के ऊपर पाबंदी है, पूरे मुआशरे पे, पूरे मुआशरे पे पाबंदी है कि आपने दो मुसलमानों को नाराज़ नहीं रहने देना, आपस में दो मुसलमानों की दुश्मनी पैदा नहीं होनी। तो ये जो मेरा और उनका मामला है, ये मेरा और उनका मामला नहीं है। इस्लाम कहते हैं कि आप पहल कर सकते हैं सुलह के मामले में। बिल्कुल, एक तो है कि ज़ाती तौर पे बंदा पहल करे, हाँ, जो पहल करेगा उसको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अजर देगा। दूसरा ये है कि मुआशरा भी उनमें सुलह करवाएगा और उसके मुख्तलिफ तरीके बताएं। अगर मामला मियाँ बीवी का है तो उसमें एक हिकमत बतलाई है, अगर मामला दो भाइयों का है उसका और तरीका बताया है, मामला आम लोगों का है उसके लिए हिदायत इस्लाम ने दी हैं। और बिल आखिर सब का नतीजा ये है कि सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, जो वसाइल उनको मुहैया हैं उन पर कोई एक कब्ज़ा करके ना बैठ जाए, उनको मिलजुल के खर्च करें और एक दूसरे के काम आए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अखुवत और भाईचारे की बात हुई है तो वहाँ पे एक अहम फैक्टर जो है वो अच्छा इखलाक या बेहतरीन इखलाक भी है। इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि किस तरीके से इस सारी चीज़ों में हेल्पफुल साबित होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो नाम दिया है कुरान मजीद में, जो टाइटल दिया है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम का टाइटल दिया है, अखलाक सबसे बेहतरीन, आप सबसे अज़मत वाले अखलाक के हैं। कहते हैं एक खुलुक़ हसन होता है, एक खुलुक़ करीम होता है, एक खुलुक़ अज़ीम होता है। खुलुक़ हसन तो ये है कि आप जिस तरह कोई आपके साथ मामला कर रहा है बराबरी का सलूक कर लें। खुलुक़ करीम ये होता है कि आप अपने हक़ माफ़ कर दिया करें। और खुलुक़ अज़ीम ये होता है कि आप बराबरी से भी आगे बढ़ जाएं, हक़ माफ़ करने से भी आगे बढ़ जाएं। जिसने आपको तकलीफ़ दी है, आपका कुछ खा लिया है, आप मज़ीद उसकी मदद के लिए तैयार हो, आगे बढ़ के उसको दे दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कुछ सिखाया है, सारी ज़िंदगी इसी पर गुजारी है। और सहाबा किराम के जो समाज
की तश्कील हुई है वो इसी अखलाक के ऊपर हुई है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं बताया कि मैं अखलाक के लिए आया हूँ, बल्कि ये फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करके जाऊँ, पीक पे पहुँचा के जाऊँ, दरमियान में कोई कमी न रह जाए। वाह वाह वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से फिर हम लोग इस पे चले जाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम में सामने रखते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो मामलात में दुरुस्त है, अपने अपने घर वालों के साथ और अपनी जोजा के साथ जो अच्छे तरीके से बात करते हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छे अखलाक से बात करते हैं, वो मेरे नज़दीक सबसे अजीम है। और अज़दवाजी ज़िंदगी और घरेलू ज़िंदगी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशाद? बहुत कुछ कुरान मजीद में भी बहुत कुछ है इज़दवाजी ज़िंदगी के अच्छा बनाने और अच्छा रखने में। और उसकी इब्तदा जो है वो रिश्ता तलाश करने से हो जाती है कि उसमें कहा कि रिश्ता तलाश करते हुए आप ख्याल करें कि उनमें कंपेटिबिलिटी आती हो, इसको कुफ कहा है। और ये डॉक्टर साहब भी बताएं इस्लामी एतबार से कंपेटिबिलिटी का मतलब क्या है, ये भी जरा एक्सप्लेन करें। कंपेटिबिलिटी का तसव्वुर जो होता है फ़िक़्ह में एक चीज़ कहते हैं उर्फ़ का मतलब ये होता है कि जिस ज़माने में आप रह रहे हैं उस ज़माने के जो नाम्स हैं, उस ज़माने में जो चीज़ें लोग अच्छी समझते हैं उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि मालो दौलत में एक जैसे हुए तो फिर उनका रिश्ता कर देना है। हदीस शरीफ में तो आता है कि औरत से शादी जो है वो 3 वजूहात से की जाती है, माल देख के, जमाल देख के और दीन देख के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि आप दीन वाला रिश्ता देखें। दीन से मुराद ये नहीं होगा कि सिर्फ वो बहुत अच्छे नमाजी हों, ज़ौजैन जो हैं अच्छा रोज़ा रखने वाले हों, बल्कि दीन तो हमारा तर्ज ज़िंदगी है बेशक किस तरीके से। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस की तरफ आपने इशारा किया, आपने ये इरशाद फरमाया कि खैरुकुम ले अहलिही, तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा है। वह अना, और ये बताया मिसाल दी, और मैं खैरुकुम ले अहली, तुम सब के मुकाबले में अपने घर वालों के साथ ज़्यादा अच्छा। यानी सबसे पहले अपने आप को दिखाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मशवरे भी देते थे, मदद भी कर देते। हम तो अपनी ड्यूटी करके थक जाते हैं ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कार नबूवत अपनी जगह पे है। नबूवत का काम छोटा सा तो नहीं होता, बिल्कुल, कि पूरी की पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। जो मुसलमान हो रहे हैं उनको संभालना है, उनकी तरबियत करनी है, उनको छोड़ नहीं देना, वरना तो वो लड़ रहे होते आपस में। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक पे तवज्जो दे के उसको संभाला करते थे और उसका ख्याल रखा करते थे। इसके बावजूद, इतनी ज़्यादा मसरूफियत के बावजूद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते तो घर में घर के कामों में हाथ बटा देते, कभी आटा गूंदने में हाथ लगा देते, कभी सफाई में साथ हो जाते, कभी घर वालों को बताते कि किस तरीके से रहना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये इरशाद फरमाया कि कपड़ा उस वक़्त तक इस्तेमाल करें जब तक वो खुद ख़त्म ना हो जाए, जब तक खुद फट ना जाए। यानी ये एक तरीका है कि आप चीज़ों को उतार उतार के फेंकते ना जाएं। एक मईशत है, एक चीज़ है कि आपने ज़िंदगी में किस ढंग से रहना है। अब मैं कहूँ कि जनाब मैंने एक घड़ी या एक कलम मेरे पास 1 करोड़ रुपए का है और मेरा पड़ोसी जो है उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, या हमारी मस्जिदें जो है मांगने वालों से भरी हुई हैं, या कल एक अफसोसनाक खबर हम पढ़ रहे थे कि हरम में जो मांगने वाले लोग हैं उनमें से अक्सरियत पाकिस्तानियों की है। अजीबो गरीब किस्म का काम है। तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अखलाक से, इस किरदार से, इस मामलात से ये सीखना है। बिल्कुल। इसी के साथ अगर एक और कड़ी जोड़ी जाए तो माफ़ी और दरगुजर की है, और अगर किसी भी रिश्ते को कायम रखना है तो मेरे ख्याल से माफ़ करना और दरगुजर करना एक बेहतरीन अमल है। इसके ऊपर इस्लामी तालीमात क्या कहती? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो शब कदर होती है, शब कदर में अगर मुझे पता चल जाए कि आज शब कदर है और कोई दुआ मांगनी हो तो मैं क्या दुआ मांगूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप ये दुआ मांगें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह आप तो बड़े माफ़ करने वाले हैं, माफ़ करने को पसंद करते हैं, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। तो अल्लाह ताला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हमारे किरदार का हिस्सा
उसको बनाना चाह रहे हैं, और ख़ुद बहुत ज़्यादा माफ़ करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ी अलामत यह है कि जिन लोगों ने मक्का से निकाला था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, घर छीन लिया था उनका भी, उनके साथियों का भी, रिश्तेदार जुदा हो गए थे, जब आप फातेह बन के आए हैं तो फातेह बनते हुए तलवार लहराते हुए नहीं आए हैं, बल्कि ऊँटनी पर सवार हैं, घोड़े पर भी सवार नहीं हैं, और इस तरीके से नीचे सर झुका के आ रहे हैं कि आजिज़ी से जो हैं भरे हुए हैं। और सब लोगों को जब सारे जमा हो गए हैं तो उनको कहते हैं कि जाओ, आज तुमको मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा था, मैं भी आज कह रहा हूँ कि आज तुम्हारा कोई मुआख़ज़ा नहीं होगा। सबको माफ़ किया। सुभान अल्लाह। तो माफ़ी बहुत अहमियत रखती है इस माशरती समाजी अक़दार के लिए और इस्लामी मुआशरे के क़याम के लिए। बिल्कुल। हज़रत यहीं पर कुछ लोग ये मिसालें देते हैं कि इस्लाम में तो बदला भी जायज़ है, तो फिर बदला भी ले लिया जाए, और दूसरी तरफ लेकिन अफजल तरीन अमल जो है वो माफ़ कर देना। देखें, ज़िंदगी में किसी एक चीज़ को अपना के आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ज़िंदगी के सारे पहलू होते हैं। एतदाल पसंदी यही है, एतदाल पसंदी है। खैरुल उमूर औसतुहा, सारे मामलात का जो सबसे बेहतर है वो दरमियाना दर्जा होता है। इस्लाम में जंग भी जायज़ है। जी जी। दिफा, हमारी पूरी वजारत दिफा है, हर मुल्क की एक वजारत दिफा होती है, वो जंग करने के लिए और मुल्क का जो है दिफा करने के लिए होती है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जंग किया करते थे, इसी तरीके से आप बदला भी लिया करते थे, लेकिन उसके भी आदाब बताएं। हाँ, जंग के भी आदाब बताए, बदला लेने के भी आदाब बताए, और ये बता दिया कि अगर तुम माफ़ करो तो बहुत बेहतर। और हर मामले में इंसानियत का ख्याल रखना जो है ना, वो सबसे सर फहरिस्त है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त निकालने के लिए, और बहुत ही अच्छी हमारी और बड़ी खूबसूरत हमारे मौज़ूआत थे, और बड़ी अच्छी और खूबसूरत डिस्कशन रही। बढ़ते हैं जनाब वासिल शाहिद की जानिब। वासिल साहब, आज किस चीज़ का हमने इंतखाब किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त कूफ़ी है, और कूफ़ी की बहुत ज़्यादा अक़साम होती हैं। उसमें एक किस्म है कूफ़ी मुरब्बी, इसको स्क्वेयर में लिखा जाता है, और ये हरूफ़ मुक़त्तियात हैं, जिसमें आप देखिए अलिफ़ लाम मीम हा मीम आइन सीन काफ नून अलिफ़ लाम मीम स्वाद, इस तरह ये सारा है। तो इसमें चूँकि कुछ नबी पाक किस्म के अस्मा मुबारक भी है, जैसे यासीन, हामीन, आमीन, तो ये नबी पाक किस्म के अस्मा मुबारक। तो इस हवाले से मैंने कहा कि आज ये लिखते हैं, और एक नया अंदाज़ भी आ जाएगा सामने, और ये बड़ा खूबसूरत ख़त है। इस हवाले से मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि ये कूफ़ी जो है ये पहला ख़त है जिसमें किताबत हुई कुरान मजीद की, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के ख़त्तात थे। और इस्लाम के आने से कबल जो कूफ़ी लिखा जाता था, और इस्लाम के आने के बाद जो उसमें तरमीम हुई थी, उसको बेहतर किया था वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने किया था। और ये ताल्लुक़ कूफा से रखता था, इसलिए हाँ, इसका ये ख़त असल में इसकी जो इजाद है, ये जो बना है, ये इस्लाम के आने से तकरीबन 400 साल पहले बना है। और उस वक़्त इस ख़त का ये जो शहर था कूफा, इसका नाम हैरी था, और इस ख़त का नाम भी हैरी था, लेकिन बाद में शहर का नाम तब्दील होकर कूफा रखा गया, तो ख़त का नाम कूफ़ी हो गया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमामुल ख़तातीन इसी वजह से कहते हैं कि सबसे पहले ख़त के अंदर कोई तब्दीली जो पैदा हुई है वो आपने की थी, उसको बेहतर किया था। तो ये वही ख़त है, लेकिन ये इसकी बहुत एडवांस किस्म में कूफ़ी स्केल, इसकी और भी बहुत ज़्यादा इक़साम है, जैसे कूफ़ी फ़ातिमी हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा इक़साम है। अच्छा वासिल, ये भी बताएं, जैसे आपने इसको स्क्वायर में लिखा है, क्या इसको सर्कल में या रेक्टेंगल में भी लिखा जा सकता है? जी बिल्कुल, इसकी बहुत ज़्यादा इक़साम है, ट्राइंगल में, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में, लेकिन ये है कि आप लेकिन लिखा जाता है ज्योमेट्रिकल शेप में। हाँ, इसको ज्योमेट्री में लिखना पड़ता है। इसमें ना या तो लाइन है या सर्कल की हाफ के समय है, तो इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आप में डिसिप्लिन पैदा करती है, और डिसिप्लिन जो होता है ना, वो आप में जब पैदा हो जाए ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। ज़िंदगी नाम वो उसी डिसिप्लिन और इत्तेदाल पसंदी जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ख़वातीन और हज़रात, कल पाकिस्तान टेलीविज़न सुबह पाकिस्तान का 12 रबीउल अव्वल के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम जो है वो लेकर मैं और हमारी पूरी टीम जो है वो आप लोगों के सामने हाजिर होगी। सो स्टे ट्यून टू PTV न्यूज़, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल रबीउल अव्वल के खुसूसी प्रोग्राम के साथ। मुझे रुशना को, सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल कर रही हैं मोहतरमा मनाहिल फ़ातिमा। जी मनाहिल। खुशबू है दो आलम में तेरी, ए गुले चीदा किस मुँह से बयां हो
तेरे औसाफ़े हमीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर। आया हूँ तेरे दर पे मैं बदामा ले बुरीदा तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े